वार्ता संग्राम। नमस्कार मैम, मेरा नाम बैजू कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। SS24 फैमिली के तरफ से वार्ता संग्राम, जो आप और हम एक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह एपिसोड चलाया जा रहा है। आज इस एपिसोड में समा अख्तर मैम हैं, जो एक पेशे से वकील हैं। मैम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद बैजू जी, आपके चैनल में SS24 वार्ता संग्राम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शमा अख्तर है और मैं पेशे से वकील हूँ। कहाँ पे है मैम आप? प्रैक्टिस कहाँ पे मैं करते हैं? यहाँ पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में। आपका स्कूली पढ़ाई कहाँ से हुआ? मैं बिलोंग करती हूँ डेहरी ऑन सोन डिस्ट्रिक्ट रोहतास से। अच्छा। तो हमारा बचपन उधर ही बीता डेहरी ऑन सोन में, और हमारी स्कूलिंग भी वहीं से हुई। ये वकील बनने का मतलब कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिला कि हम वकील ही बने? और भी बिहार सरकार में जॉब है, सेंट्रल सरकार में जॉब है, आप सिपाही बन सकते थे या वीडियो बन सकते थे, बहुत से प्रोफेशन है आपके लिए, लेकिन आपने वकील का ही रास्ता क्यों चुना? ये सवाल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है बैजू जी, और मैं आपको अब बताना ही होगा, आपने सवाल किया है तो। मतलब ये वकील का रास्ता जो है क्यों चुना आपने? एक्चुअली अभी में और तब दौर में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बहुत का फ़र्क है। अभी के बहुत स्कूलिंग के बच्चों को क्या है कि इंटरनेट के ज़रिए तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर वो चाहें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हों कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनका विज़न क्लियर हो जाता है। लेकिन उस दौर में जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, बस जाया करते थे, कुछ पता नहीं होता था कि आगे हम क्या करेंगे, क्या बनना है। किसी से पूछना नहीं, लोग उतना अवेयर नहीं थे, उस तरह का माहौल नहीं था, हेजिटेशन था, हम अपनी बातों को हर किसी के सामने रख नहीं पाते थे। बस कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है। बस इसी तरीके से लोग स्कूलिंग, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर लेते थे। उनका विज़न क्लियर नहीं होता था कि हमें करना क्या है। अच्छा। फिर धीरे धीरे अपना जो होता था मानसिक डेवलप करता था, अपनी मानसिकता, तो हमारा भी वैसे ही हुआ और हमारी बहुत ही छोटी सी उम्र में शादी हो गई। अच्छा। तो शादी हो गई अंडर एज में ही, अंडर 18 में ही शादी हो गई। तो फिर उसके बाद में एक ससुराल जाना, जो एक रस्म रिवाज है हमारे यहाँ का। तो तब हमारा 10th भी कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, उस दौरान फिर पढ़ाई भी छूट गई थी। तो शादी के बाद आपने मतलब पढ़ाई को पूरा किया? जी। तो बहुत बड़ी बात है। महिलाएं तो मतलब शादी होने के बाद है जो अपना पढ़ाई छोड़ देती हैं, चूल्हा चौका में लग जाती हैं। जी, तो उस दौर में क्या था कि कहीं ना कहीं हम लोग पेरेंट्स के अगेंस्ट थोड़ा सा भी नहीं जा सकते थे। जो पेरेंट्स कर रहे हैं, हम लोगों को बस अपना जो नीड है, बेसिक नीड, खाना पीना, खेलना कूदना, किताबें, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती थी तो मुझे लगता है कि ये उस दौर में बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी। अच्छा। और पेरेंट्स जो हैं पढ़ा लिखा कर बस फिर एक शादी कर देते थे बच्चियों की। तो वो उनका क्या सिचुएशन हुआ करता था तो वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे क्या पता, वो तो पेरेंट्स हैं। उनको लगा कि चलो बेटी की शादी कर देते हैं, शादी एक बेटर ऑप्शन होगा। ऐसे भी गांव देहात में मतलब गार्जियन जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चियों का शादी जो हो जितना जल्दी हो जाए, तो समझते हैं कि एक सर का बोझ हो, मतलब वो हल्का जो भी हो, हमारी लाइबिलिटीज हो, बोझ तो नहीं कहेंगे क्योंकि माँ बाप अपने औलाद को कभी बोझ नहीं समझते हैं, लेकिन एक वो जिम्मेदारी समझते हैं। अच्छा, जिम्मेदारी समझते हैं इसको। नहीं, हम लोग बोझ एक अलग चीज हो जाता है। अच्छा, वो बोझा नहीं, कि ध्यान वाला बोझा नहीं, माँ बाप कहीं ना कहीं वो एक जो हमारा कल्चर होता है ना, तो उसमें बेटियों की शादी लगता है कि बेटी ससुराल चली जाए, अपना घर बस जाए। हाँ, उनकी एक जिम्मेवारी होती है, एक लाइबिलिटीज होती है। क्योंकि माँ बाप बोझ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो जन्म बेटे को भी देते हैं, बेटियों को भी देते हैं, सेम प्रोसेस में वो बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो वो उनका वो सिचुएशंस होता है, उस माहौल के हिसाब से
उस समाज के हिसाब से, जिस समाज में वो रह रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि बेटियों की शादी कर देनी है, बहुत हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजना है। अगर बहुत से लोग हायर एजुकेशन करना भी चाहते हैं तो आपके आसपास में कॉलेजेस नहीं हैं, तमाम बंदिशें, तमाम चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में रुकावट बनती हैं। तो फिर शादी हो गई, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने माइंड पे नहीं नहीं लिया। है। हाँ, अच्छा अच्छा। और लेकिन कहीं न कहीं मुझे वो सब चीज़ें लगता था कि मैं फिर तुरंत 2 बच्चे भी हो गए हमारे 1-1 साल के डिफरेंसेस में। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं उनमें लग गई, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है। बच्चों का हाँ, और परवरिश। फिर बच्चों को देखना। लेकिन फिर भी मुझे वो, जब मैं अपने ससुराल में गई तो मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर लोगों का, चूँकि मैं पली-बड़ी थी अर्बन क्षेत्र में, अच्छा अर्बन एरिया में, और शादी हो गई रूरल एरिया में। अच्छा अच्छा। तो मुझे तब बहुत ज़्यादा भी पता नहीं था कि रूरल एरिया के रहन-सहन में और अर्बन एरिया के रहन-सहन में काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन थी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे लोग बहुत एजुकेटेड नहीं थे, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। मैं सुबह उठती थी तो देखती थी कि गली-मोहल्ले में यूँ ही बच्चे चल रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं, इस तरह का माहौल था, तो बहुत मन में थोड़ा दुःख होता था। फिर किसी तरह से बच्चों को मैं इंतज़ार करने लगी कि थोड़ा-सा मेरे बच्चे पल जाएँ। बड़े हो जाए तो। हाँ, थोड़ा भी, कि और उसके बाद में फिर मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा मन में हमेशा लगता था कि पढ़ाई से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये आप मेरे मन में पता नहीं क्यों ये आज भी लगता है और हमेशा लगता है कि पढ़ाई से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाई से मेरी बढ़िया थॉट कुछ। है। हाँ, उठती थी तो देखती थी कि गली-मोहल्ले में यूँ ही बच्चे चल रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं, इस तरह का माहौल था, तो बहुत मन में थोड़ा दुःख होता था। फिर किसी तरह से बच्चों को मैं इंतज़ार करने लगी कि थोड़ा-सा मेरे बच्चे पल जाएँ। बड़े हो जाए तो। हाँ, थोड़ा भी, कि और उसके बाद में फिर मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा मन में हमेशा लगता था कि पढ़ाई से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये आप मेरे मन में पता नहीं क्यों ये आज भी लगता है और हमेशा लगता है कि पढ़ाई से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाई से मेरी बढ़िया थॉट कुछ। है। हाँ, ये मेरी सोच है और मुझे अच्छा लगता है। तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको नॉलेज लेना चाहिए, और अगर आपको ज़िंदगी मिली है, चूँकि ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती है। ज़िंदगी तो एक बार हाँ, मिलती तो है आपको और अगर ज़िंदगी मिली है, तो एजुकेशन आपको इज़्ज़त दिलाता है, ओहदा दिलाता है। इसको आप जीविका में ना आँकें, जीविका तो देता ही देता है। जीविका तो हर इंसान जीविका के लिए कुछ भी करता है, कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, काम-काम होता है अपने ताकत के हिसाब से, है ना? लेकिन एजुकेशन को हम जीविका में नहीं लाए। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि आप एजुकेशन से आपको उठना, बैठना, लोगों के बीच में सम्मान, ये सब कुछ आप एजुकेशन से पा सकते हैं। ये मेरे एक ज़हन में ख़्याल हमेशा रहता था। फिर उसके बाद में मैंने फिर घर में परमिशन लिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी लायबिलिटीज़ को देखते हुए कुछ भी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब तो मैं एक माँ भी बन चुकी, एक पत्नी भी बन चुकी, एक बहू भी बन चुकी। सब कुछ देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊँ। यही मेरा जर्नी रहा। मैम आपने एक साथ 2-2 रिश्ता को निभाया। इसमें क्या अनुभव आपका रहा? मतलब माँ का भी रिश्ता निभाया और पत्नी का भी रिश्ता निभाया, जी, और साथ में अपनी एजुकेशन में अपने भी पढ़े और बच्चे को भी पढ़ाया। मतलब जी। कितनी कठिनाइयाँ आती होंगी? हाँ, कितनी कठिनाई कठिनाइयाँ झेले तो होंगे? बहुत आया और आता भी है। जब आप कुछ करना चाहते हैं, जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कठिनाइयाँ सिर्फ़ मुझे नहीं, या फिर मैं कोई एक सिंगल लेडी नहीं हूँ। आप जब भी कुछ समाज में, हमारे समाज में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कठिनाइयाँ आती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लोग, हमारे समाज के, गाँव के लोग, हमारी मदर इन लॉ जो अभी 2 साल हुआ इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे लोग कहा करते थे कि अरे बहू तुम्हारी कॉलेज जाती है, ये वो तमाम तरह की बातें। तो इस तरह की चीज़ें, बातें लोग कल भी थे, आज भी हैं। आप अपने लक्ष्य को देखिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि कल को अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, अगर आप अच्छी पैरेंटिंग अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, वही बच्चे जब गली मोहल्ले में जा कर के आतंक मचाते हैं, तो लोग उस बच्चे को नहीं बोलते, अरे उसके फादर का नाम लेके बोलते हैं
कि माँ का नाम नहीं आता। कितना नालायक औलाद रोड पे भेज दिया है। अच्छा इसलिए अच्छा। एजुकेशन, अगर आप अच्छे औलाद हैं तो माँ बाप का नाम रोशन होता है कि फलाना का बेटा है, कितनी अच्छी परवरिश पाया है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने लक्ष्य पे अपने बच्चों को देखते हुए, चीज़ों को इग्नोर करते हुए, मुझे करना है, मुझे हायर एजुकेशन लेना है, मुझे कम सुविधाओं में ही लेना है, इस तरह से मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से कोशिश किया मतलब कि दोनों मैं अपना जिम्मेदारी को एक बेस्ट, साथ निभाए हाँ, आप। मैं अपना बेस्ट दूँ। और इसमें हमारे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और वो अच्छा, हमेशा हस्बैंड का सपोर्ट पूरा मिला। हमेशा मेरे साथ रहे। अच्छा मैम, आप कोर्ट में जब जाती हैं और तलाक की जो केसें आती हैं, जी। मतलब आजकल के बच्चे जो हैं या बच्चियां हैं, कम उम्र में, मतलब कम ही दिन में थोड़ी छोटी छोटी बातों पे और वो कोर्ट तक चले जाते हैं और तलाक तक चले जाते हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं मैम? क्या उस समय आपको क्या लगता होगा कि यह सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अ, लगभग 10 से 11 साल अब हमारा प्रैक्टिस को होने को है और मैं पटना में ही रेगुलर हूँ। तो यहाँ पे मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलते हैं और मिल रहे हैं समाज में। जो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत ही अच्छा नहीं। नहीं है, बहुत ही अच्छा नहीं है। चूँकि अगर कोई क्रिमिनल मैटर्स होता है, अगर कोई कुछ क्राइम करता है जैसे चोरी, मर्डर या और भी चीज़ें, वो एक डिफरेंट थिंग हो जाता है। लेकिन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है ना, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्या होता है कि हर रिश्ते से आप अलग हो सकते हैं। एक भाई भी बचपन में एक साथ खेलता है, बड़ा होता है, उसकी फैमिली होती है, फिर वो सेपरेट हो जाता है, पिता का संपत्ति लेकर या जो भी हो, है ना, हो जाता है। माँ-बाप भी एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ये जो पति-पत्नी का रिश्ता है, ये स्टेबल रहता है पूरी लाइफ के लिए जब तक दोनों की ज़िंदगी हो। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ तक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि 90% लोग अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ को चला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को चला तो रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि इसका जो दुष्प्रभाव होता है, ये बच्चों पे पड़ता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आप चले जाते हैं कोर्ट कचहरी, कोई भी एक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो, आपको दहेज प्रथा का, डॉरी प्रोहिबिशन का एक्ट हो, SC/ST एक्ट हो या दुनिया जहाँ जो भी एक्ट्स बनाए जाते हैं, वो हमारे भलाई के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अभी के दौर में क्या देखें, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स फीमेल भी होती हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेल भी होते हैं। उनकी बातों को सुनते हैं हम और उसके बाद में हम ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि कहाँ तक क्या सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो गलतियाँ एक तरफ से नहीं होती हैं, दोनों साइड से होती हैं। दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं रिश्ता टूटने में। तो ये जो डोमेस्टिक हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की और डॉरी प्रोहिबिशन की, ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। जी। और आज की महिलाएं हैं, मतलब मारपीट तो हो ही नहीं, सिर्फ बाताबाती हो और वो कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। नहीं, क्या देखिए, कहें उन महिलाओं को? पहली चीज़ तो उन महिलाओं के लिए जो ऐसे तो मारपीट ये सब करना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। पहले अज्ञानता था, लोग अवेयर नहीं थे, उनको ये पता नहीं था कि चलो ठीक है, वो वही देखे आए, बाप दादा से वही देख रहे हैं, तो घर में भी गाली दे दिए, मार दिए, महिलाओं पे हाथ उठा दिए। महिलाओं पे हाथ उठाना तो कहीं पे भी ये अच्छी बात नहीं, उचित नहीं है। नहीं है और ये उचित नहीं है ना? या उनको गाली दे दिए, उनको हमेशा रिस्पेक्ट करें। और रिस्पेक्ट क्या है, हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों के, वो बहू आई है अपनी वाइफ के अगेंस्ट हो जाएगा, या हमारी माँ को ऐसे बोल दिया। अच्छा। बहुत से बेटे ऐसे होते हैं, हमारी माँ को तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, वो छोटा सा लड़ाई बहुत बड़ा रूप ले लेता है घर में। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है लड़ाइयों को। तो जब मैं बताई कि वहाँ रूरल एरिया में शादी होगी तो वहाँ पे रहने का मौका मिला, तो मुझे चीज़ें बहुत अलग-अलग देखने को मिला लाइफ में। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि
अरे हमारी माँ को, अब वो अपनी माँ का साइड लेने के चक्कर में अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है। वो ये भूल रहा है कि वो माँ भी हमारी एक औरत है और वो और पत्नी पत्नी भी भी एक एक औरत है। औरत है, और दोनों तो एक को इज्जत देने के चक्कर में आप दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये कहीं पर भी उचित नहीं है। नहीं है। आप आराम से बैठें और बात करें, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। और मामलात को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हम घर में ही सुलझा लें। पहले चाचा, मामू, ताऊ, गाँव के पंच, पंचायती अभी किसी का बात नहीं सुन रहे हैं। दोनों में कोई सीधा नहीं कोर्ट है। चले जाते सीधा हैं। कोर्ट चले जाते हैं, सीधा कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। तो इसमें हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हस्बैंड भी हैं, बेचारे वो बहुत पीड़ित हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाएं तो हैं ही, लेकिन वो महिलाएं जो वाकई में पीड़ित हैं, तो मुझे नहीं लगता वो 10% बाहर आती हैं। 10% अभी वो तक के 10% एक्सपीरियंस बाहर आती है, 90% महिलाएं हैं जो सह जाती हैं जो, अभी भी। हाँ वो सह जाती हैं। वो जो जो महिलाएं 90% बाहर आती हैं, तो वो समझिए कि मतलब वो किसी को पीड़ित कर पा रही हैं, कर रहे हैं। और ये डोमेस्टिक वायलेंस का लेकर के 498A का लेकर के जल्दी से बस आप अपने घर परिवार ससुराल से, नई नई शादियां हुई अभी 1 महीना, 2 महीना, 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, किसी को 1 बच्चा है, किसी को नहीं। इतना ज्यादा हद हो जा रहा है ना कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, हाँ। वो रिटायर्ड पर्सन, बाल बच्चे जवान होने के बाद, नाती नवासे पोता पोती होने के बाद, फिर वो ओल्ड एज में कचहरी दौड़ रहे हैं जैसे वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं 498A में और डोमेस्टिक वायलेंस में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कम होना चाहिए मेरे ख्याल से कि फौरन कोर्ट कचहरी नहीं, घर में चीज़ों को समझने बूझने का मौका मिलना चाहिए। हम एक परिवार हैं, और लड़की जब ब्याह के आती है, तो अभी तो लड़कियों की उम्र अच्छा खासा हो जा रही है, 20, 22, 24, उसके बाद शादी हो हाँ, रही है। उसके बाद शादी हो रही है। शादी हो रही है, तो हमें उस मानसिकता को थोड़ा बदलना पड़ेगा। जिस घर में लड़कियां ब्याह के जा रही हैं, तो आप ये देख रहे हैं बहू ग्रेजुएट ला रहे हैं। और पहले जो हमारी दादी माँ या और भी लोग होते थे, वो लोग बाहरी कोई दुनिया से मतलब उनको नहीं हुआ करता था, तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता था, और उनका मेंटल डेवलपमेंट बाहरी दुनिया में नहीं हुआ करता था। आज की बच्चियां तो अब वो तो जैसे आप बेटे को स्कूल भेज रहे, वैसे आप बेटियों को भेज रहे हैं। आपकी ही बेटी किसी के यहाँ की बहू होगी, हाँ किसी है। की बेटी हमारे यहाँ की बहू होगी, है ना? पर है तो इसी मुआशरे की बेटियां। तो आप जब ग्रेजुएट ला रहे हैं, तो आपका रिस्पेक्ट और सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। आप उनको गाली देंगे, या आप उनके साथ मिसबिहेव करेंगे, या उस तरह की बातें करेंगे, तो वो थोड़ा सहन नहीं कर पाएंगी, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं। और कुछ ऐसे मैटर्स देखे जाते हैं कि लड़कियों के माँ बाप भी घर को तुड़वा रहे हैं, लड़कियों के माँ बाप खुद तुड़वा रहे हैं। क्योंकि पहले मैंने ऐसा बहुत सारा वाकया देखा भी है और सुना भी है कि हर किसी को एडजस्ट करने में ससुराल में प्रॉब्लम होता है। किसी के यहाँ भी बहुत, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भारत देश में 1% ऐसी महिलाएं खुशनसीब होंगी कि जिनको ससुराल में जाते के साथ सब कुछ मिल जाता है। उनको काम भी करना पड़ेगा, उनको कोई बात भी सुनना पड़ेगा, इस तरह से। हाँ, मतलब मुझे लगता है परसेंटेज में 1% वैसे होंगे जिनको तुरंत सब कुछ मिल जाता है। वहाँ पे भी एक जगह बनानी होती है आपको, आपके बिहेवियर से, आपके व्यक्तित्व से, ताकि वो लोग आपको दिल से एक्सेप्ट करें। और उन लोगों को भी चाहिए कि एकाएक हम 25 साल की बहू ला रहे हैं, एकाएक रातों रात हमारे माहौल में ढलना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत वो अपने मुश्किल होता है। परिवार में हाँ, उसकी परिवेश अलग है, उसका डीएनए अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका सोने का उठने का रूटीन, दुनिया जहान सारी चीज़ें अलग हैं। वो किसी भी तरह से, हम अगर मुस्लिमों की बात करें तो वहाँ तो कम से कम कजन्स में शादी भी हो जाती है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स में तो गोत्र वगैरह सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो वो बिल्कुल भी अलग होता है। आप लोग में गोत्र नहीं होते? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मतलब कज़न में चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे, ऐसा करके शादियाँ हो जाती हैं, हो सकती है अगर हम दोनों की मर्जी होती है तो ऐसा। तो यही सब चीज़ें हैं।
तो इसमें हर किसी को समझाना चाहिए। तो पहले बेटियों को लोग समझाते थे, बेटा तकलीफ होती है, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा। अभी क्या करते हैं कि वो लोग झगड़ने के लिए चले आते हैं बजाय बेटी को समझाने। तो बेटी क्या होती है कि अभी अभी तो वो अपने मायके से आई है, अभी अभी तो पूरा उसको अभी जिम्मेदारी, उसको कुछ भी बहुत पता नहीं होता है। तो लगता है कि चलो हमारे साथ तो हमारे पेरेंट्स हैं, हम बता देंगे। कोर्ट में देखते हैं कि फादर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, माँ साथ साथ लेके आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा रोड पर कर रहे हैं। तो आपके पास रास्ते लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, लड़ते रहिए दोनों। सिवाय पैसे का लॉस, टाइम का लॉस, और इज्जत तो गया ही गया। इसके अलावा चौथा कोई चीज़ हासिल नहीं होता है। तो इसका तो निचोड़ एक ही चीज़ आता है मैम कि हम लोग जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है और हम कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट ना जाकर अपने गार्जियन और अपने घर के मुखिया के साथ मिलकर वार्ता करके और घर में ही सुलझा ले, वो अति सुंदर हो। बिल्कुल, यही चीज तो हमारे यहाँ खत्म हो चुका है ना। फिर से इसको लाने की जरूरत है, बिल्कुल समाज में जरूरत इसी को है, लाने की जरूरत है। बिल्कुल लाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अभी आपको भी याद होगा, मुझे तो बिल्कुल भी याद है कि गांव मोहल्ले में अगर ये बच्चों को डर होता था कि कोई भैया का दोस्त ना हमको देख ले फालतू घूमते हुए। हाँ, सही बात है ना। मतलब गांव मोहल्ले के भैया के दोस्त से इतना डर जितना अपने भाई से डर, और कहीं ना वो भैया को बता दे, वो रिस्पेक्ट था। कहीं ताऊ ना देख ले, कहीं गांव के ताऊ ना देख ले, कहीं गांव के फूफा ना देख ले, कहीं, ये डर था। अभी क्या है, अपने भाई भी देख ले तो डर नहीं है, अपने पेरेंट्स से भी डर नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिगार्ड्स नहीं है। तो रिश्तों में जो है ना, कह सकते हैं कि रिश्ते का महत्व बिल्कुल भी अब ना के बराबर खत्म होते जा रहा है। इसके कारण रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, आपसी समझौता नहीं हो पा रहा है। अब तो संयुक्त परिवार मतलब धीरे धीरे मतलब न्यूक्लियर भी हो गया, विलुप्त हो रहा है। होने के लोग ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये नहीं दे पा रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, बच्चे चाहते भी नहीं है उनको। जिनके घर में अगर बूढ़े बूढ़ी है ना, तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जबकि हम लोगों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स खिलौना होते थे और हम लोग उनके खिलौना होते थे। कहानियां सुनने को मिलता था, कहानियों के द्वारा मतलब बहुत सी चीजें जो जानकारियां मिलती तो टेक्नोलॉजीज का तो बहुत फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये डिपेंड, इसमें टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ जब भी कोई चीजें आती हैं भारत देश में, तो क्या होता है कि हम उसका मिसयूज ज्यादा करने लगते हैं, बस यही बात है। और जब आप किसी भी चीज का मिसयूज करेंगे तो वो तो उसका साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। मैम, आपका मतलब सबसे फेवरेट डिश क्या है? सबसे फेवरेट डिश मतलब अगर भर पेट हम लोग भोजन किए हुए भी हैं, अगर वो सामने रखा जाए तो मतलब छोड़ने की इच्छा में, पेट भरा हुआ भी है और उसको छोड़ने का, तो वो फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश एक्चुअली मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, नॉन वेज। हाँ, और बहुत पसंद करती हूँ। अभी तो थोड़ा सा अब चाहती हूँ कि थोड़ा उससे दूरी बनाना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी अगर पेट भरा हुआ भी रहता है और अगर नॉनवेज आ गया और या मतलब बिरयानी आ गया, तो मेरा तो मन करेगा कि हम खा ही ले, और हम खा ही लेते। मुझे नींद भी नहीं आएगी बिना खाए हुए, बिना खाए हुए नींद मुझे बहुत पसंद है। बहुत बड़ी बात है मैम, जो अपना फेवरेट डिश को अगर हम लोग पसंद करते हैं, बहुत बड़ी चीज है। मैम, आपके जीवन में मतलब आज आपकी एज 40 की होगी। हाँ, कोई एक ऐसी घटना बताएं जो मतलब याद करने पे आपको लगता है कि यह गलत है, कोई एक ऐसी घटना, क्योंकि आपने तो अभी तक 100 से ऊपर केसेस लड़ चुके होंगे जी, बहुत सी महिलाओं और बहुत से पुरुष के साथ आप मतलब मिले भी होंगे, बहुत पेरेंट्स के साथ मिले होंगे, तो कोई एक ऐसी घटना बताएं जो लगता है कि नहीं, यह गलत है, समाज में यह नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा तो समाज में नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे घटना है, लेकिन फिर भी उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे पुरुष आए
और काउंसलिंग के लिए। और उनका इसमें ज़्यादा पीड़ित है वो पुरुष जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, जो गवर्नमेंट जॉब, जी। गवर्नमेंट जॉब वाले तो लोग कहते हैं कि वो तो भगवान से भेंट हो गया उनको। नहीं, जॉब में तो भेंट हो गया, उनकी लाइफ तो निकल गई ना। वो क्या करते हैं, 10th किए, 12th किए, ग्रेजुएशन किए, नौकरी के लिए कितनी भाग दौड़ करते हैं। हाँ। इतना आसानी से तो हमारे यहाँ नौकरी मिलता नहीं। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है अब तो 10 सालों में है जो कि इधर ऐसा आ रहा है कि पेपर लीक का मामला जो है हाँ, चरम सीमा पे चरम जा सीमा पे रहा है। चल रहा है। तो उस दौरान क्या है कि वो लोग जॉब करने लगते हैं, जॉब करते हैं, फिर शादी होती है। लड़कों की शादी तो ऐसे हो नहीं सकती है, लड़कियों की तो हो भी जाती है। भाई लड़का क्या कर रहा है। तो क्या हुआ कि वो लोग जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट उनके ऊपर, और उनके ऊपर शोषण होता है उनकी वाइफ का, उनकी पत्नी का। मर्दों के ऊपर। हाँ, और वो ऐसे मतलब मुझे एकदम झकझोर देता है कि आखिर मतलब वो कैसे कर पाती हैं। मतलब ये किसी के ऊपर जुल्म ही करना हुआ ना। ऐसा जुल्म कर देती हैं। बच्चों को लेके आप जाएंगी, 498 करें ना करें, उनको हमेशा डर बना के रखेंगी। हमेशा उनको डर रहता है कि मैम, वो एक ही बात कहते हैं, मैम हम तो नौकरी करते हैं, मेरी वाइफ केस कर देगी तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम लोगों को डर है कि नौकरी मेरा चला ना जाए। हाँ हाँ, और इस तरह से वो इतना ज़्यादा उनको टेंशन देती हैं मेंटल स्ट्रेस में कि वो लोग यहाँ तक बोले मुझसे कि मैम मैं खुदकुशी कर लूँगा। और मैं ना नौकरी किसी को बता पा नौकरी रहा हूँ। जाने के डर में। नहीं, नौकरी जाने के डर में नहीं, कि मतलब उधर से आपको फैमिली प्रेशर मिल रहा है। अच्छा अच्छा, और इधर से बाल वाइफ का। बच्चे, उधर से फैमिली प्रेशर। एक आदमी कितना प्रेशर झेलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो